नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। दुनिया की सबसे बड़ी निर्वाचन प्रक्रिया का पहला चरण संपन्न। 102 लोकसभा सीटों पर 62% से ज्यादा हुआ मतदान। लोगों में दिखा भारी उत्साह। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के लिए डाले गए वोट। पहले चरण के चुनाव में 9 केंद्रीय मंत्रियों और कई दिग्गज नेताओं समेत 1625 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। मतदान करने पहुंचे पक्ष विपक्ष के नेताओं ने ठोका जीत का दावा। लोकतंत्र के महापर्व में दिखी रंग बिरंगी खूबसूरत तस्वीरें। बुजुर्ग, युवा, महिला, दिव्यांगजन समेत सभी वर्गों के लोगों ने लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ कर दिया हिस्सा। दूल्हा दुल्हन भी पहुंचे मतदान केंद्र। पहली बार के मतदाताओं में दिखा भारी उत्साह। अगले चरण के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमरोहा, दमोह और वर्धा में चुनावी रैलियां। विपक्ष पर बोला जमकर हमला। कहा यूपी के नए शहजादों की फिल्म पहले ही हो चुकी है फ्लॉप। पक्ष विपक्ष ने अपने चुनाव प्रचार को दी धार। जेपी नड्डा ने केरल के वायनाड में भरी हुंकार। मल्लिकार्जुन खड़गे और मायावती ने भी ठोकी ताल। अमित शाह ने गांधीनगर से दाखिल किया नामांकन पत्र। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से भरा पर्चा। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन मुहैया कराने की याचिका पर फैसला सुरक्षित। 22 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। तिहाड़ प्रशासन ने बढ़ी हुई शुगर के लिए डाइट को बताया जिम्मेदार। कर्नाटक के हुबली में गरमाया छात्रा की बेरहमी से हत्या का मामला। भाजपा ने राज्य सरकार पर जांच में ढील बरतने का लगाया आरोप। शादी से इनकार करने पर आरोपी ने कर दी थी चाकू मारकर हत्या। परिजनों ने लव जिहाद को बताया वजह। अमेरिकी समाचार चैनल का दावा, इजराइल का ईरान पर मिसाइल हमला। दोनों देशों की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं। एयर इंडिया ने 30 अप्रैल तक तेल अवीव की सारी फ्लाइट रद्द की। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव यानी लोकसभा चुनाव का आज से आगाज हो गया है। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा के पहले चरण के तहत आज 102 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। 21 राज्यों में फैली इन लोकसभा सीटों पर कहीं ज्यादा तो कहीं अपेक्षाकृत कुछ कम मतदान देखने को मिला है। हालांकि वोटिंग के अंतिम आंकड़े देर रात तक ही आ पाएंगे, लेकिन गर्मी के मौसम के बाद भी आज सभी वर्गों में मतदान के प्रति उत्साह देखने को मिला। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं का जोश देखते ही बनता था, तो बुजुर्गों ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुनाव आयोग की पुख्ता और पारदर्शी व्यवस्था के बीच कैसे आज देश भर में लोकतंत्र के विविध रंग देखने को मिले, आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व का शुक्रवार को आगाज हो गया। लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदार बनने के लिए बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं समेत सभी वर्ग के मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 102 सीटों पर मतदान हुआ। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतार देखने को मिली। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। आमतौर पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इसी के साथ ही 1625 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव के अलग अलग रंग दिखे। पहले चरण में 16 करोड़ 63 लाख से अधिक मतदाता थे। इनमें 8.4 करोड़ पुरुष और 8.23 करोड़ महिला मतदाता शामिल थे। 35,67,000 फर्स्ट टाइम वोटर, जबकि 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 3 करोड़ 51 लाख युवा मतदाता थे। वहीं दिव्यांगों, महिलाओं एवं वृद्ध मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई थी। कई स्थानों पर युवा मतदाता सेल्फी लेकर दूसरे मतदाताओं का उत्साह बढ़ाया।
सबको पता है कि वोट हमारा अधिकार है, हमें देना जरूरी है। लेकिन वोट देने के अलावा भी यहाँ बहुत अच्छा लगा आगे, ये सेल्फी का मौका मिला और बैलून वगैरह भी आप देख रहे हैं, डेकोरेशन लगा है। हम लोग को ये रोज फ्लावर और एक चॉकलेट भी मिला है। कि हमारे शहर का विकास हो, हमारे जिले का विकास हो, महिलाओं का विकास हो, हर इंसान को, हर गरीब को हर चीज का मौका मिले। वोट इसलिए है कि भारत के नागरिक हैं, तो जो हमें अधिकार मिला है। वहीं कुछ ऐसे नजारे भी सामने आए जहां मतदान केंद्रों पर दूल्हा दुल्हन के लिबास में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचकर लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर समाज को संदेश दिया। मतदान बहुत ज्यादा जरूरी है, अपना जीवन का एक अधिकार है अपना मतदान, और सब काम छोड़कर ये काम करना बहुत जरूरी है। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी गई। इसे लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा तमाम कोशिशें भी की गई हैं, जो धरातल पर नजर भी आईं। चुनाव आयोग की तरफ से मॉडल बूथ के साथ पिंक और यूथ बूथ भी बनाए गए। गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था भी की गई। निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए वेबकास्टिंग और सीसीटीवी की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए थे। फिल्म जगत समेत दूसरे क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां भी लोकतंत्र के इस पर्व का गवाह बनी। हालांकि पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में हिंसा की छिटपुट घटना देखने को मिली। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने से रोकने के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा पथराव कर दिया गया। बताया जाता है कि इस घटना में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष को चोट लगी है। चुनाव आयोग से घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। पहले चरण के साथ ही सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की सभी सीटों के लिए मतदान हुआ। लोकसभा के लिए 6 चरणों का चुनाव होना अभी बाकी है। चुनाव नतीजे 4 जून को आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर उनका धन्यवाद किया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि पहला चरण बढ़िया प्रतिक्रिया, आज वोट देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। आज के मतदान से उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिल रही है। ये स्पष्ट है कि पूरे भारत में लोग रिकॉर्ड संख्या में एनडीए को वोट दे रहे हैं। 21 राज्यों की जिन 102 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ, वहां सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। 10 राज्यों में तो चुनाव आज पहले चरण में ही खत्म हो गया, तो कई बड़े राज्यों में कुछ सीटों पर हुए चुनाव के आधार पर पार्टियां बाकी चरण में लीड लेने का दावा कर रही हैं। जिन बड़े चेहरों की चुनावी किस्मत आज ईवीएम में बंद हो गई है, उनमें 9 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम भी शामिल हैं, जिनके अपनी अपनी जीत के दावे हैं। पहली चरण के आधार पर कैसे तमाम दल अपनी सरकार बनाने का दम भर रहे हैं, आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरी दुनिया की नजर भारत के आम चुनावों पर है। पहले चरण में शुक्रवार को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। पहले चरण में जहां जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वहीं दूसरी तरफ विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार, मुख्यमंत्री और राजनेता भी मतदान करने पहुंचे। इस कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के उम्मीदवार और जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करते हुए भारत के गणतंत्र को बचाने के लिए अपना महत्वपूर्ण वोट प्रदान करें। मतदान केंद्र में लोगों की लंबी लंबी कतारों के बीच खड़े होकर नेताओं ने भी अपने मतदान करने की बारी का इंतजार किया। इसी क्रम में कूच बिहार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार निशित प्रामाणिक ने अपना वोट डाला, जबकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पत्नी के साथ नागपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी खटीमा में मतदान किया। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी जयपुर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान किया। वहीं तमिलनाडु के चेन्नई में राज्य के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई, लेकिन जनता के फैसले को जानने के लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा। जहां एक और आज पहले चरण का मतदान खत्म हो गया, लेकिन दूसरे चरण का प्रचार अपने चरम पर देखने को मिला। पीएम मोदी ने आज 3 राज्यों में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के अमरोहा, मध्य प्रदेश के दमोह और महाराष्ट्र के वर्धा पहुंचे तो विपक्षियों पर जमकर हमलावर नजर आए। पीएम मोदी ने यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को घेरा तो मध्य प्रदेश में
कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर हमला बोला। महाराष्ट्र में भी पीएम मोदी ने अपने 10 साल के काम गिनाए तो विरोधियों को परिवारवाद से लेकर उनके भ्रष्टाचार पर घेरा। फिर एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 400 पार की हुंकार को जनता ने हाथों हाथ लिया। वर्धा में पीएम मोदी विपक्षी गठबंधन के विकास विरोधी रवैये पर जमकर बरसे और लोगों से अपनी सरकार के कामकाज की उपलब्धियों पर वोट देने की अपील की। उन्होंने राज्य में एनडीए सरकार के प्रयासों से पहुंचाई गई सिंचाई सुविधा का जिक्र किया और कहा कि इससे किसानों की पानी की समस्या खत्म हुई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों की निंदा की और देश में निर्णायक सरकार के गठन की पुरजोर वकालत की। कांग्रेस पार्टी भी ये बात जानती है कि वो चुनाव नहीं जीत सकती है, इसलिए कांग्रेस के युवराज नतीजों के बाद देश में आग लगाने की धमकी दे रहे हैं। संविधान को कैद करके आपातकाल लगाने की इनकी मानसिकता बदली नहीं है, लेकिन देश ने मन बना लिया है। और आज पहले दौर का जो मतदान हुआ है ना, सब दूर एक ही बात नजर आ रही थी, फिर एक बार। साथियों, देश एक मजबूत, निर्णायक और स्थायी सरकार ही चाहती है। इससे पहले पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के दमोह में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस की सरकार होती तो तेजस फाइटर जेट आसमान की बुलंदियां नहीं देख पाता। प्रधानमंत्री ने अयोध्या के अंसारी परिवार का भी जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग सनातन का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने अयोध्या में बने राम मंदिर का घोर विरोध किया है और भगवान श्री राम की पूजा को पाखंड बताया है। एक अंसारी परिवार है, दो पीढ़ी से ये अंसारी परिवार हिंदुओं के खिलाफ अदालत में जंग लड़ रहे थे, बाबरी मस्जिद के पक्ष में जंग लड़ रहे थे, राम मंदिर के विरुद्ध लड़ते रहे। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला तो वो हंसी खुशी के साथ आकर के सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए इसमें हिस्सेदार बने। एक तरफ एक छोटा सा व्यक्ति भाई अंसारी सामान्य परिवार का है, उसका व्यवहार देखिए, और दूसरी तरफ ये कांग्रेस के नेताओं का व्यवहार देखिए। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ठुकरा दिया वोट बैंक के खातिर। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा में विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। अमरोहा ने अपनी पहचान भी दुनिया भर में स्थापित की है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उन्होंने दोनों पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि यूपी में 2 शहजादों की फिल्म की शूटिंग चल रही है, जनता पहले ही इन्हें नकार चुकी है। यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल, और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। पीएम मोदी ने अमरोहा की रैली में देश के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में
मोहम्मद शमी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजीत द्विवेदी, श्यामा मिश्रा और शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक तरफ पहले चरण का मतदान हो चुका है तो वहीं दूसरे चरण के लिए प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है, तो तीसरे चरण के लिए नामांकन का काम जारी है। बीजेपी समेत एनडीए में शामिल दलों के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक दलों का प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने राजस्थान में प्रचार अभियान को धार दी। उदयपुर में रोड शो के अलावा उन्होंने पाली में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सभी सीटों पर फिर से जीत का दावा किया। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने प्रदेश में विभिन्न रोड शो और जनसभाओं के दौरान भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है, तो दूसरी ओर 23 साल में जिस पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी। You have to select between the parties. On one hand, you find UDF and LDF. Both what they have done, both have propagated the politics of destruction. Both have propagated the politics of division. And both have supported the politics of violence and politics of blood. इसके अलावा राजनाथ सिंह ने भी तेलंगाना में प्रचार अभियान किया। उन्होंने जनसभाओं में कांग्रेस और बीआरएस के भ्रष्टाचार और परिवारवाद का दूसरा नाम बताया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जनसभाओं में कांग्रेस सपा गठबंधन को घेरते हुए कहा कि चुनाव के बाद दोनों दलों का सफाया हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते रहे कि हम पावर्टी को समाप्त करेंगे इस देश से। इंदिरा जी भी कहती रही कि हम पावर्टी को इस देश से समाप्त करेंगे। राजीव गांधी जी भी कहते रहे कि हम पावर्टी को इस देश से समाप्त करेंगे। कोई भी पावर्टी को समाप्त नहीं कर पाया। इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को पावर्टी लाइन से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये देश की समस्या की जड़ है। भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है। इन्होंने देश को धारा 370 दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोंकने का काम भी कर दिया है। वहीं तीसरे चरण के नामांकन के अंतिम दिन कई उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा विदिशा सीट से भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं सिकंदराबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार जी किशन रेड्डी ने भी पर्चा दाखिल किया। साथ ही भाजपा उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने बेगूसराय लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जहां एनडीए के दल प्रचार अभियान में लगे हैं तो विपक्षी इंडिया गठबंधन भी जोर शोर से प्रचार अभियान में लगा हुआ है। यूपी में अखिलेश यादव प्रचार करते नजर आए तो बंगाल में ममता बनर्जी ने जनता से समर्थन मांगा। उधर जम्मू कश्मीर में भी महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जनता के बीच पहुंचे तो एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से नामांकन दाखिल किया। देश में पहले चरण के मतदान के साथ ही दूसरे और अन्य चरणों के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन के सत्ता में आने पर अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। हम अपने नौजवानों को कह करके जा रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा उसी दिन ये आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर की खत्म करने का काम करेंगे। और जैसे पहले फौज की पक्की नौकरी होती थी, वैसे ही हम उसी को लागू करने का काम करेंगे।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष के इंडी गठबंधन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन दिल्ली में है या नहीं। वहीं आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से टीएमसी सांसद और उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा पर निशाना साधा। आज इनकी एनर्जी है, वो सारी एनर्जी जा रही है अपने झूठ या अपने जुमलों को संभालने में, जुमलों को बचाने में। रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम पे बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं। श्रीनगर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कश्मीर के लोगों का दिल नहीं जीत पाई। आवाज उठाना इस वक्त सबसे बड़ा जो फर्ज है जम्मू कश्मीर का, वो ये है कि हम यहाँ से जाएं और पार्लियामेंट में अपनी आवाज और यहाँ के लोगों का जो दर्द है, जो तकलीफ है, उसको आवाज दे सके। हमारा मैनिफेस्टो ज्यादा इसी के इर्द गिर्द है। 2019 में बीजेपी ने तमाम सीटों पे उस वक्त उम्मीदवार उतारे थे। इस बार अब होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम पहले लोगों के दिल जीतेंगे और फिर जो है उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तो इसका सीधा ये मतलब है कि वो लोगों के दिल जीत नहीं पाए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा की जनता सच का साथ देगी। उन्होंने अपनी जीत का भरोसा जताया। AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद सीट से उम्मीदवार असुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। चुनाव प्रचार में सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता किस पर भरोसा करती है ये तो 4 जून की मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने लोकसभा के पहले चरण के मतदान के बाद एक बार फिर देश में मोदी सरकार बनाने की बात कही है। उन्होंने वोट डालने के लिए मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि पहले चरण के चुनाव के बाद जो फीडबैक मिला है उससे साफ है कि देश की जनता पूरी गंभीरता और दृढ़ता के साथ पीएम मोदी के समर्थन में है। हम इस प्रथम चरण में मतदान करने वाले देश के सभी प्रबुद्ध और जागरूक मतदाताओं का धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने इस लोकतंत्र के पर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पार्टी के पास जो फीडबैक आया है उससे बहुत स्पष्ट है कि देश की जनता बहुत गंभीरता के साथ और बहुत दृढ़ता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में एकजुट होती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु में आप प्रतीक्षा करिए, मैंने कहा ना, इस बार हम लंबी छलांग लगाने जा रहे हैं। राजस्थान में पहले चरण का चुनाव खत्म होते ही अब सबकी निगाहें 26 तारीख को दूसरे और अंतिम चरण पर हैं। भोपालगढ़ में शुक्रवार को खराब मौसम के बावजूद गृह मंत्री अमित शाह ने सभा की। शाह ने पाली से 2 बार के सांसद पीपी चौधरी के लिए वोट मांगे। हमारे संवाददाता विशाल वेरिस्टो ने पीपी चौधरी से खास बातचीत की। मैं इस वक्त भोपालगढ़ में हूँ। भोपालगढ़ आता है पाली लोकसभा क्षेत्र में। जबरदस्त गर्मी है और तेज हवाएं चल रही हैं। मेरे साथ हैं भाजपा के उम्मीदवार पीपी चौधरी, जो 2 बार जीत हासिल कर चुके हैं और अब हैट्रिक की फिराक में हैं। चौधरी साहब, क्या कह रहा है मौसम का मिजाज? ये ईश्वर की कृपा है कि आज जो है पारा भी बढ़ा है और तेज हवा भी चल रही। हवा चलाने का मतलब आप समझ लीजिए कि पूरा पाली लोकसभा क्षेत्र जो है वो एक तरफा है। ये बहुत शुभ संकेत है। चौधरी साहब पेशे से वकील है, 2 बार आपने जीत हासिल की यहाँ पर। अब एक मांग उठी है वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, वो कितना बड़ा इशू रहेगा आपके लिए अगर आप जीत हासिल करते हैं तो? देखिए, वेस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट जो है ये बिल्कुल मैं इसका पक्षधर हूँ और हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। और मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच और दूरदृष्टि उनके हो सकता है, ये हम तो अब सोचा हो, उन्होंने पहले ही सोच लिया हो। क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान में जब हर घर नल से पानी की बात आती है तो नल तो दे देंगे, लेकिन पानी के लिए मुझे लगता है कि उन्होंने ये रोड मैप पहले ही बना लिया होगा, तो और बहुत शीघ्र जो है वो उसको बाहर लेके आएंगे। और मैं इसका पक्षधर हूँ। पानी की बहुत जरूर है। जैसे ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट है, उसी तर्ज पे वेस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट आए, क्योंकि राजस्थान कैनाल बहुत नजदीक आ चुकी है। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत मुश्किल का काम है। ये भी मोदी जी के विजन के तहत मैं सोचता हूँ कि वो जरूर करेंगे। मोदी है तो मुमकिन है।
मोदी है तो मुमकिन है, और आप इस बार तिकड़ी बनाने के चक्कर में हैं, तो कितना आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, क्योंकि अब आप प्रथम चरण हो गया है, आप 26 तारीख को फैसला होगा। देखिए, मेरा कॉन्फिडेंट फील करने के आधार हैं जनता का प्यार, जनता का विश्वास, भरोसा और आशीर्वाद। उसी की वजह से मुझे तीसरी बार टिकट मिला है, और ये भरपूर है। जिस हिसाब से 2014 में 4 लाख मतों से जीते, 2019 में 5 लाख से, और मुझे लगता है कि अब की बार और भी जबरदस्त बढ़त होगी। ये जनता के प्यार और विश्वास और उनके आशीर्वाद का आधार मैं कह सकता हूँ। तो ये थे पीपी चौधरी, जो हैट्रिक के चक्कर में है और ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, और इनका कहना है कि सियासी हवा भी इनके फेवर में बह रही है। कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, भोपालगढ़। झारखंड में लोकसभा चुनाव में वोटरों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अभूतपूर्व पहल की जा रही है। राज्य के दूरदराज के दुर्गम इलाकों में भी मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार आज खुद नक्सलियों के कभी गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़ पहुंचे और चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के साथ मतदाताओं को जागरूक और प्रेरित किया। झारखंड में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज पुलिस और अर्धसैन्य बलों के अधिकारियों के साथ गढ़वा जिला अंतर्गत बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने चुनावी तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही लोगों को मतदान के लिए प्रेरित भी किया। काम किया, सभी जवान, यहाँ का सुरक्षा कर्मी है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, इसी एरिया का भयमुक्त करा दिया, इस एरिया पूरा सुरक्षित कर दिया। इसलिए पहले बार हम लोग यहाँ पर वोटिंग करवा रहे हैं। उसके साथ में और भी कितना भी बूथ है उस सब जगह पर हम लोग काम कर रहे हैं। बूढ़ा पहाड़ का इलाका 3 दशकों तक नक्सलियों के आतंक के काले साए में था। इस बड़े अंतराल के बाद अब यह समूचा क्षेत्र नक्सलियों के प्रभाव से मुक्त हो चुका है और लोकतंत्र के जश्न को मनाने के लिए क्षेत्र के मतदाता तैयार हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इस इलाके में बाइक पर बैठकर भ्रमणशील नजर आए, जो इस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था की फिर से बहाली का जीवंत प्रमाण रहा। उत्क्रमित मध्य विद्यालय हेसातू में बनाए गए मतदान केंद्र का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि बूढ़ा पहाड़ का क्षेत्र अब नक्सलियों के कब्जे से मुक्त हो चुका है और मतदाता बेखौफ होकर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले। साल का बाद यहाँ पर घूमेंगे, बहुत परिवर्तन आया उसमें। अभी सुरक्षा का दृष्टिकोण में बहुत इम्प्रूव हुआ, और भी कुछ क्या क्या बचा हुआ सभी मिलकर हम लोग सुरक्षित करा देंगे। इस मौके पर राज्य के पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बूढ़ा पहाड़ में बदलाव की बयार बह रही है और इस बार के लोकसभा चुनाव में क्षेत्र के मतदाता वोटिंग को लेकर खासे उत्सुक और उत्साहित है। यहाँ का पूरा जिला प्रशासन है वो उनकी सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से मुस्तैद है, और हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि वो भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष रूप से यहाँ पर अपना मतदान दे सके और इस पर्व को मना सके। वहीं सीआरपीएफ के डीआईजी राकेश अग्रवाल ने कहा कि सामूहिक प्रयास से बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र का समूचा इलाका अब बिल्कुल महफूज है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी कई पहल किए गए हैं। लोकतंत्र का महापर्व भी इस बार यहाँ देखने को मिलेगा। एफिशिएंट जो स्टेट की डिमांड के हिसाब से सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो कंपनीज हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं स्टेट को, और जिस भी हिसाब से जॉइंट हम लोग डिप्लॉयमेंट करके, जैसे यहाँ पर एक कंपनी पूरी तैनात की जाएगी इलेक्शन के दौरान, जिससे कि लोगों के मन में सिक्योरिटी की भावना बनी रहे, और सभी लोगों को ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मतदान में भाग लें, और सिक्योरिटी हर तरीके से यहाँ पे हम लोग इंश्योर करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक एक वोट का महत्व है। बूढ़ा पहाड़ में सुरक्षा का माहौल बनने से वर्षों बाद यहाँ बुलेट के स्थान पर बैलेट का प्रभाव देखने को मिलेगा। ईवीएम का बटन दबाने को हर कोई आजाद होगा। बूढ़ा पहाड़ से दूरदर्शन समाचार के लिए विजेंद्र तिवारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन मुहैया कराने की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि वो इस याचिका पर फैसला आगामी 22 अप्रैल को सुनाएगी। इस बीच केजरीवाल की डाइट को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन ने कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई। तिहाड़ जेल की ओर से पेश वकील ने बताया कि जब केजरीवाल जेल आने के समय बताया था कि पहले वो इंसुलिन ले रहे थे, लेकिन अब बंद कर दिया है। उनके शुगर लेवल को मेंटेन करने की कोशिश की गई है। अभी केजरीवाल को जेल में इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं है।
अगर वो इंसुलिन लेंगे तो शुगर लेवल बहुत बुरी तरह से नीचे जाएगा। वकील ने कहा उनके मामले में एम्स से भी राय ली गई थी। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें आम खाने से परहेज करना चाहिए, साथ ही घर से भेजे जा रहे खाने में इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। केजरीवाल के वकील ने कहा कि महज 3 बार आम और 1 बार आलू पूरी ली गई है, इस वजह से इंसुलिन लेने की मांग को ठुकराया नहीं जा सकता। कोर्ट ने जेल अथॉरिटी और ईडी से केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने को कहा। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का पहला सेट आज सौंप दिया है। वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच 37.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। मिसाइलों के साथ साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली के लिए ग्राउंड सिस्टम का निर्यात पिछले महीने ही शुरू हुआ था। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनो स्ट्रोगेनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसे दुनिया के सबसे सफल मिसाइल प्रोग्राम में से एक कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर सबसे अग्रणी और सबसे तेज सटीक निर्देशित हथियार के रूप में ब्रह्मोस ने भारत की निवारक क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये रक्षा क्षेत्र में भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने बुल्गारिया के राष्ट्रीय लेखा परीक्षा कार्यालय SAI बुल्गारिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। CAG ने एक बयान जारी करके इस बात की जानकारी दी। दोनों देशों के शीर्ष ऑडिट संस्थानों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच ऑडिटिंग के क्षेत्र में सहयोग और विशेषज्ञता का आदान प्रदान बढ़ाना है। MOU के जरिए ऑडिटिंग पेशेवरों और तकनीकी टीमों के बीच ज्ञान और अनुभव के आदान प्रदान के लिए एक मंच स्थापित किया जाएगा। MOU पर हस्ताक्षर के समय बुल्गारियाई राष्ट्रीय लेखा परीक्षा कार्यालय की कार्यवाहक अध्यक्ष गोरिट्सा ग्रेनचारोवा कोजोरेवा भी मौजूद रहीं। दोनों देशों के बीच हुआ MOU द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करेगा। एक प्रमुख ब्रिटिश साइंस जर्नल नेचर में छपे एक लेख में इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत कैसे साइंस पावर हाउस बन सकता है। लेख में बताया गया है कि भारत विज्ञान महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है। अमेरिका और चीन के बाद अनुसंधान के क्षेत्र में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई पहलों का उल्लेख किया गया है। लेख में दवा उद्योग और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत की बढ़ती ताकत का जिक्र किया गया है। लेख में इस बात का भी जिक्र है कि इस दशक के अंत तक भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के पूर्व निदेशक डॉक्टर दिनेश असवाल ने कहा कि भारत ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में पिछले एक दशक में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। भारत ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में पिछले एक दशक में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, चाहे वो स्पेस रिसर्च हो, न्यूक्लियर रिसर्च हो, एग्रीकल्चर रिसर्च हो और खासकर बेसिक साइंसेज में पब्लिकेशंस के मामले में भारत बहुत अग्रणी रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार के तीसरे टर्म में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र को एक्स्ट्रा फंडिंग मिलेगी, जिसके कारण भारत नंबर 1 पोजीशन जरूर हासिल करेगा। DRDO के पूर्व वैज्ञानिक रवि गुप्ता ने कहा कि पिछले एक दशक में हमारे देश ने विज्ञान और तकनीकी समेत हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। Our country has made phenomenal successes so far as the growth in infrastructure is concerned, so far as the economic strength is concerned. We are going to be very soon a $5 trillion economy, and therefore, our government has last 1 decade has done a lot of work in the direction of promoting science and technologies and innovation. So, with the rising economic strength, I am sure in Modi 3 government, more and more funds will be made available to our scientists, and we will very rapidly move towards becoming knowledge power once again. छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की सीमा से लगे ओडिशा के झारसुगड़ा जिले के रेंगाली थाना क्षेत्र के शरधा महानदी घाट पर एक नाव पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। नाव में करीब 70 लोग सवार थे।
उसमें सवार बाकी लोग तैरकर बाहर निकल गए, जबकि 7 लोग लापता हैं। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने निर्वाचन आयोग में समाजवादी पार्टी की शिकायत की है। भाजपा का आरोप है कि सपा ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर साइलेंट पीरियड के दौरान प्रचार कर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहाँ ये शिकायत दर्ज कराई गई है। लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने छठी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी की ओर से 11 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया गया है। बता दें कि बसपा ने वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ प्रत्याशी बदल दिया है। वाराणसी से बसपा ने अतहर जमाल लारी की जगह सैयद नियाज अली को टिकट दिया है। एनआईए ने खालिस्तानी आतंकियों के लिए पंजाब में आतंक फैलाने की कोशिश करने वाले आतंकी सूरज सिंह की संपत्ति जब्त कर ली। जानकारी के अनुसार सूरज सिंह पाकिस्तान में छिपे बैठे खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह उर्फ रोड और हबीब खान उर्फ डॉक्टर के कहने पर पंजाब में आतंकी नेटवर्क चला रहा था। कर्नाटक के हुबली में गरमाया छात्रा की बेरहमी से हत्या का मामला। भाजपा ने राज्य सरकार पर जांच में ढील बरतने का आरोप लगाया है। शादी से इनकार करने पर आरोपी ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। परिजनों ने लव जिहाद को इसकी वजह बताया है। नलिन प्रभात को एनएसजी का नया डीजी नियुक्त किया गया। नलिन प्रभात आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 बैच के अधिकारी हैं और ज्यादातर समय फील्ड में बिताया है। आंध्र प्रदेश में नक्सलियों और जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे में उनकी अहम भूमिका रही है। वो 31 अगस्त 2028 तक एनएसजी के डीजी पद पर रहेंगे। देश भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा है कि तटवर्तीय इलाकों में मौसम गर्म व उमस भरा रहेगा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। यहाँ कुछ इलाकों में हीट वेव हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों इजराइल पर हुए ईरान के हमलों के जवाब में दावा किया जा रहा है कि शुक्रवार को इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरानी शहर इस्फहान जोरदार धमाकों से गूंज उठा और इसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। इस बीच ईरानी अधिकारियों ने मिसाइल हमलों की बात स्वीकार नहीं की, लेकिन किसी संदिग्ध हवाई उपकरण को मार गिराने की बात जरूर कही। मध्य ईरान के शहर इस्फहान में शुक्रवार तड़के जोरदार धमाके की आवाज से सनसनी मच गई। इसकी आवाज भले ही सीमित इलाके तक गई हो, लेकिन इसकी गूंज देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई। अमेरिकी समाचार चैनलों ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर दी कि इजराइल ने ईरान पर मिसाइल हमले किए हैं। इस्फहान में ईरान का प्रमुख परमाणु केंद्र होने की वजह से और ज्यादा हड़कंप मचा। ईरानी अधिकारियों ने मिसाइल हमलों की बात स्वीकार नहीं की, लेकिन किसी संदिग्ध हवाई उपकरण को मार गिराने की बात जरूर की। ईरान ने जोर देकर कहा कि परमाणु संयंत्र सहित उसके सभी ठिकाने पूरी तरह सुरक्षित हैं। ईरान के सरकारी टीवी चैनल की खबरों में हालात को सामान्य बताया गया। विश्वसनीय सूत्रों ने इस बात पर जोर दिया है कि इस्फहान और देश के सभी हिस्सों में सभी परमाणु केंद्र और सैन्य केंद्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इन सुविधाओं और केंद्रों के लिए कोई घटना नहीं हुई है। एक और खबर ये है कि सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय ने कुछ विदेशी मीडिया द्वारा इस परिषद की आपातकालीन बैठक आयोजित करने के बारे में प्रकाशित खबरों का खंडन किया है। नागरिक उड्डयन विभाग ने कुछ हवाई अड्डों पर आज सुबह विमान सेवाएं रोकी थीं, जिन्हें 8 बजे बहाल कर दिया गया है। इजरायली एक्शन की खबरें सामने आते ही ईरान ने स्पष्ट करना शुरू कर दिया कि उसके परमाणु ठिकाने सुरक्षित हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी पुष्टि की कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। एजेंसी का कहना है कि उसकी हालात पर बारीकी से नजर है। उधर इन हमलों की खबर के बाद काफी देर तक ईरान की विमान सेवाएं रुकी रहीं, जिन्हें बाद में बहाल कर दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद दुनिया भर से संयम और शांति की अपीलें आने लगीं। इटली में G7 देशों की बैठक पर भी इसका साया रहा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बैठक के बाद पत्रकारों से बात की तो दोहराया कि अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
आपने इजराइल को एक अभूतपूर्व हमले का शिकार होते देखा। हमारा ध्यान निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करने पर रहा है कि इजराइल प्रभावी ढंग से अपनी रक्षा कर सके, साथ ही तनाव को कम करने और संघर्ष से बचने पर ध्यान केंद्रित कर सके। इजरायली मिसाइल हमलों का यह दावा ऐसे समय किया जा रहा है जबकि ईरान पहले से कहता आ रहा है कि इजराइल ने कोई एक्शन किया तो वो इसका कड़ा जवाब देगा। ईरान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी ये बात दोहराई। इससे पहले ईरान अपने परमाणु सिद्धांतों में बदलाव तक की बात कह चुका है। इजराइल द्वारा किसी बल प्रयोग या हमारी संप्रभुता के उल्लंघन की स्थिति में ईरान अपने आत्मरक्षा के अधिकारों को प्रयोग करने से जरा भी नहीं हिचकेगा। अगर उन्होंने हमारे परमाणु केंद्रों के लिए खतरा पैदा किया और इस तरह हम पर दबाव बनाया तो यह भी संभव है कि ईरान अपने पूर्व घोषित परमाणु सिद्धांत और नीतियों पर पुनर्विचार करे। ईरान द्वारा मिसाइल हमलों की बात को नकारना और इजरायली सेना द्वारा ऐसी कार्रवाई का आधिकारिक रूप से दावा न करना बेहद अहम है। जानकारों का कहना है कि इन दो कारणों से उम्मीद की जा सकती है कि अब कोई पक्ष जवाबी एक्शन के नाम पर कार्रवाई नहीं करेगा। जानकार मान रहे हैं कि इस्फहान में मिसाइल हमले करके इजराइल ने ईरान को संदेश दे दिया है कि उसकी पहुंच ईरान में अंदर तक है। इस्फहान में ईरान के बड़े सैन्य अड्डे और प्रमुख परमाणु केंद्र भी है। ऐसे में इस कार्रवाई का संदेश और बड़ा हो जाता है। ध्यान रहे कि 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी दूतावास पर इजरायली हमले के बाद ईरान ने इजराइल की तरफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल दागे थे। इनसे इजराइल में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन तनाव बहुत बढ़ गया था। ईरान पर इजराइल के जवाबी हमले के बाद दुनिया भर की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि इस मामले में ईरान की ओर से किसी जवाबी कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से लगातार दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की जा रही है। पश्चिमी देशों से लेकर अरब राष्ट्रों तक संयम की अपील और टकराव पर चिंता बार बार दोहराई जा रही है। ईरान के इस्फहान में इजरायली मिसाइल हमले के दावे के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय फिर चिंतित हो गया है। पश्चिम सहित कई देश तनाव बढ़ने की आशंका से फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। वैसे इस मामले में ईरान की ओर से किसी जवाबी एक्शन की बात अब तक सामने नहीं आई है। इसके बावजूद कई देश दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। यूरोपीय आयोग के प्रमुख ने ईरान और इजराइल दोनों से ही कहा है कि वो ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे तनाव में इजाफा होता हो। हमें हर वो कदम उठाना होगा जिससे सभी पक्ष तनाव बढ़ाने वाली किसी भी कार्रवाई से दूर रहें। हमने इजराइल पर ईरान के लगभग 300 ड्रोन और मिसाइलों का हमला देखा। यह बहुत जरूरी है कि क्षेत्र में स्थिरता रहे और सभी पक्ष किसी अगली कार्रवाई से बचें। ब्रिटेन भी स्थिति को और गंभीर न होने देने की वकालत कर रहा है। वैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस मामले में कोई कयास लगाने से इनकार किया। हम अपने सहयोगियों के साथ सूचनाओं को प्रमाणित करने में लगे हैं। उल्लेखनीय तनाव किसी के भी हित में नहीं है। हम यह चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में शांति का बोलबाला हो। चीन ने क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाले किसी भी कदम का विरोध किया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे उपाय करने चाहिए जिनसे शांति स्थापना में मदद मिले। चीन ऐसी किसी भी कार्रवाई का विरोध करता है जिससे तनाव बढ़े और स्थिति और बिगड़े। चीन तनाव कम करने को बढ़ावा देने में रचनात्मक भूमिका निभाता रहेगा। इजराइल और ईरान से संयम की अपील मॉस्को से भी आई। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि फिलहाल वो इस्फहान में मिसाइल हमले के दावों की सूचनाओं का अध्ययन कर रहा है। सूचनाओं को समझाए बिना कोई बयानबाजी करना जल्दबाजी होगी। लेकिन कुछ भी हो, हम दोनों पक्षों से संयम की अपील करते हैं। हम ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ है जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ता हो। इजराइल और ईरान के बीच किसी नए और बड़े टकराव की आशंका से चिंता पैदा होना स्वाभाविक है। विश्व समुदाय के बयानों में ये चिंता साफ तौर पर पढ़ी भी जा सकती है। मध्य पूर्व के हालात को लेकर जापान सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है। हम ऐसे किसी भी कदम की कड़ी आलोचना करेंगे जिससे हालात और नाजुक बन सकते हैं। पश्चिमी देशों से लेकर अरब राष्ट्रों तक संयम की अपील और टकराव पर चिंता बार बार दोहराई जा रही है। अब देखना ये होगा कि दुनिया के इस आह्वान का दोनों पक्षों पर क्या और कितना असर होता है। इजराइल और हमास के बीच भीषण संघर्ष लगातार जारी है। इजरायली सेना गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों पर लगातार हमले कर रही है।
वहीं रफा में इजराइल के प्रस्तावित सैन्य अभियान को लेकर हलचल जारी है। अमेरिका ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वो रफा में सेना उतारने के पक्ष में नहीं है। माना जा रहा है कि इससे गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति बाधित हो सकती है। उधर पश्चिमी तट में फ़लस्तीनी बंदूकधारियों के साथ इजरायली सेना की मुठभेड़ की भी खबर है। इस दौरान हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई है। इजराइल की हमास के साथ ही लड़ाई जारी नहीं है, लेबनान की सीमा पर भी टकराव चल रहा है। इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कार्रवाई का दावा किया है। ये ठिकाने लेबनान की सीमा में स्थित थे। ईरान के दूतावास में आत्मघाती हमले की धमकी देने वाले एक व्यक्ति को फ्रांसीसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दूतावास में कार्यरत एक व्यक्ति की शिकायत के बाद संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया। शिकायत में संदिग्ध व्यक्ति पर गोला बारूद के साथ दूतावास में अवैध रूप से प्रवेश की सूचना दी गई थी। तलाशी में पुलिस को गिरफ्त व्यक्ति के पास से कोई घातक हथियार बरामद नहीं हुआ। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये वही व्यक्ति है जिस पर सितंबर में ईरानी दूतावास के पास आगजनी के प्रयास का संदेह था। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पहले की तरह जारी है और दोनों पक्ष अपनी सैन्य ज़रूरतों को मजबूत कर रहे हैं। इटली के कैप्री में आयोजित G7 की बैठक में यूक्रेनी विदेश मंत्री ने यूरोपीय देशों से पर्याप्त मदद की मांग की, तो वहीं रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने एक टैंक फैक्ट्री का दौरा किया और उपकरणों के निर्माण में तेज़ी लाने का निर्देश दिया। वहीं रूस और ताजिकिस्तान के सैनिकों के बीच संपन्न एक युद्धाभ्यास भी इन दिनों यूक्रेन और पश्चिमी देशों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को शुरू हुए 2 वर्षों से भी अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी पूरी दुनिया के अंतरराष्ट्रीय संबंध इसके कारण बुरी तरह प्रभावित हैं। यूरोप से लेकर एशिया तक हर वैश्विक मंच पर इन दिनों रूस यूक्रेन मुद्दा चर्चाओं के केंद्र में होता है। इटली के कैप्री में आयोजित G7 की बैठक के दौरान भी ये मुद्दा हॉट टॉपिक बना रहा। बैठक के दौरान यूक्रेनी विदेश मंत्री ने यूरोपीय देशों से पर्याप्त मदद की मांग करते हुए इस संघर्ष को न केवल यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप के लिए खतरे की घंटी बताया। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने कहा कि यदि यूरोप भविष्य में भीषण युद्ध से बचना चाहता है तो फिर उसे यूक्रेन की पर्याप्त मदद करनी ही होगी। यह सुनने में बेशक अटपटा लगे, लेकिन जिस तरह मध्य पूर्व का भविष्य इजराइल में तय किया जा रहा है, ठीक उसी तरह यूरोप का भविष्य यूक्रेन में तय किया जा रहा है। इसलिए पश्चिमी देशों के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे खुद की सुरक्षा के लिए यूक्रेन की मदद करें। जहां एक और यूक्रेन इस संघर्ष में बने रहने के लिए दुनिया से मदद की गुहार लगाते दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर रूस इस संघर्ष में विजय हासिल करने के लिए किसी भी कसर को छोड़ना नहीं चाहता। हाल ही में रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने एक टैंक फैक्ट्री का दौरा किया। अपने दौरे में उन्होंने टैंक निर्माण और सुरक्षा उपकरणों के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया। आंकड़े बताते हैं कि यूक्रेन के साथ युद्ध में मोर्चा लेते हुए रूस के लगभग 3000 से अधिक टैंक या तो नष्ट हुए या फिर खराब हुए। रूस किसी भी कीमत पर 9 मई तक यूक्रेनी शहर चासीव यार को कब्जा में लेना चाहता है, ताकि वो इस युद्ध में एक निर्णायक मोड़ हासिल कर ले। मैंने अपनी पिछली यात्रा के दौरान जो भी निर्देश दिए थे उसे पूरा कर लिया गया है। यह देखकर काफी अच्छा महसूस हो रहा है। अब इंजनों की आपूर्ति से संबंधित मुद्दों का भी समाधान हो गया है। अब हमने उच्च शक्ति के नए इंजनों का उत्पादन शुरू कर दिया है। यूक्रेन दुनिया के सामने चाहे जितनी बार भी युद्ध में शांति स्थापना की बात कर ले, लेकिन वो रूसी खतरों को देखते हुए हर पल सक्रिय मोड में नजर आ रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का डोनेट्स्क क्षेत्र का दौरा और रक्षा स्थिति पर बैठक इसी बात का संकेत दे रहे हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के 25 महीने बाद पहली बार यूक्रेन बैकफुट पर नजर आ रहा है। यूक्रेनी शहर चासीव यार पर कब्जे की खतरे को देखते हुए यूक्रेनी सैनिक बाड़ाबंदी में लगे हुए हैं। शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सेवा की है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि यूक्रेन की रक्षा के लिए आप लोगों को कितना महत्वपूर्ण योगदान है। मैं कामना करता हूं कि आप मजबूत बने रहें। रूस और ताजिकिस्तान के सैनिकों के बीच संपन्न एक युद्धाभ्यास भी इन दिनों यूक्रेन और पश्चिमी देशों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है।
मध्य एशिया में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ताजिकिस्तान में एक बार फिर रूस की मौजूदगी ने अमेरिका और यूक्रेन को चिंता में डाल दिया है। सोवियत रूस के समय ताजिकिस्तान पूर्व सोवियत राज्यों के सुरक्षा गठबंधन का सदस्य रह चुका है। यही कारण है कि इस युद्धाभ्यास के बाद से ही यूक्रेन और सख्ते में आ गया है। इस बार हमने युद्धाभ्यास में कई तरह के नए बदलाव किए हैं। आधुनिक युद्ध की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए हम ज़्यादातर नए उपकरणों को प्रयोग में ला रहे हैं। इस बार और सशस्त्र संघर्ष के उन्नत उपकरणों की तैनाती पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। यूक्रेन के एक हालिया बयान ने पश्चिमी देशों के कान खड़े कर दिए कि उन्हें पुतिन पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या का आरोप लगाया। यूक्रेन ने कहा कि पुतिन प्रशासन ने जेलेंस्की की हत्या के लिए अपने एक खुफिया एजेंट का इस्तेमाल किया, जो मूल रूप से पोलैंड का रहने वाला है। हालांकि क्रेमलिन के प्रवक्ता से इस बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने इस विषय पर किसी प्रकार की टिप्पणी से इनकार कर दिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।